हूं दीपाली और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाजार पस्त सोना मस्त। बीते कुछ दिनों में जो समीकरण हैं वो इक्विटी मार्केट्स के और कमोडिटीज के लिए थोड़े से बदल चुके हैं। रिफ्लेक्शन उसका साफ हमने देखा है। इक्विटी मार्केट्स काफी बीते 2 सेशंस में काफी सेल ऑफ दिखा चुके हैं, आज भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और सोना जिसके अब से एक हफ्ता पहले जिसके हम लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फंडामेंटल्स वीक होने की बात करें तो उसके लिए भी स्थिति थोड़ी सी बदल चुकी है। लेकिन इस बदली स्थिति में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन शेयरों से दूर रहना है, किन स्टॉक्स को अप्रोच करना है, सोने पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे तमाम सहयोगी कुछ खास जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी मनोज धारा तो मुंबई स्टूडियो से बने हुए ही हैं, साथ ही साथ मृत्युंजय हैं, मेरे सहयोगी संदीप भी न्यूज रूम से मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग से और साथ ही हमारे साथ राजेश गुप्ता भी मौजूद है इक्विटीज पर बातचीत करने के लिए। सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत करेंगे इक्विटीज से। आज एक बेहद कमजोर शुरुआत हुई, कल हमने कमजोर क्लोजिंग देखी भी थी और एकाएक अब जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो फिर से भारतीय बाजारों पर हावी हो गए हैं। चाइना, ग्रीस, ग्लोबल ग्रोथ से जुड़े हुए कंसर्न्स, फेड हाइक को लेकर जो स्थिति अभी तक असमंजस में है, ये कुछ ऐसी वजह है जिसने भारतीय बाजारों पर दबाव बनाया है। लेकिन एग्जैक्टली क्या वजह है, क्या नजरिया है अब आने वाले दिनों को लेकर, ये समझ लेते हैं मेरे सहयोगी संदीप से जो कि न्यूज रूम से मौजूद हैं। संदीप, ग्लोबल ग्रोथ तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी वजह है जो भारतीय बाजारों पर दबाव बना रही है? काफी सारे की रीजन है दीपाली जिसकी वजह से बाजार चिंतित नजर आ रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स जिसमें ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंताएं हैं उसकी बात आपने करी, वो तो एक फैक्टर है ही है। चाइना में जिस तरह की दिक्कतें उसे कहीं ना कहीं ग्लोबली मार्केट उससे लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। इसके अलावा एफएमसी बैठक की बात आपने करी, क्योंकि वहां पे जो मिनट्स निकल के सामने आए थे, कब से ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी उसको लेकर कोई साफ संकेत निकल के सामने नहीं आया, जिसकी वजह से यूएस की जो इकोनॉमी है जो कि काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसमें जो रिकवरी है उसको लेकर सवाल निशान खड़े होने लगे। इसके अलावा ग्रीस में जिस तरह से ग्रीस के पीएम ने इस्तीफा दिया है, जो इलेक्शन समय से पहले होंगे उसको लेकर भी फिर से चिंताएं पैदा होने लगी। उसके साथ साथ कमोडिटी क्रैश, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट आ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं धीमेपन के जो संकेत है वो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो चिंताएं हैं वो एक बार फिर से गहराने लगे हैं। इसके साथ साथ एशिया में जिस तरह से करेंसी वॉर जैसी सिचुएशन उभर रही है, चाइना ने अपनी करेंसी को 3 बार डिवैल्यू किया था, उसके बाद वियतनाम ने भी अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है, तो कहीं ना कहीं अब रुपया भी आप देखिए 65-90 के आसपास के लो आज उसने बनाए हैं। तो एशियन करेंसीज जिस तरह से वीक हो रही है और वहां पे जो एक करेंसी वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, ये कुछ क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है जिसका असर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ये एक वजह है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स में आज काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी ओर एफआईएस अगर आप देखें, कैश और उसके साथ साथ फ्यूचर्स में जिस तरह से लगातार कई दिनों से उनकी ओर से बिकवाली हो रही है, ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स पे काफी प्रेशर बन रहा है। मॉनसून में शुरुआती हमने देखा था जो आंकड़े आए थे वो काफी बेहतर थे, काफी अच्छा रुझान रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं धीमेपन के संकेत और उससे कहीं ना कहीं रेटिंग एजेंसीज चिंतित हो रही है। इनफैक्ट मूडीज ने अपना जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है 7.5% से घटाकर 7% किया था, उसे भी कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए दबाव बन रहा है और रुपया तो कमजोर हो ही रहा है। जैसे मैंने कहा 65-90 के लेवल्स आज हमने दिन के दौरान इंटरडे लोज बनते हुए देखे और Q1 के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी कोई कुछ खास इंकरेजिंग नहीं थे, जिसकी वजह से जो बाजार के वैल्यूएशंस हैं, किन लेवल्स पे बाजार ट्रेड कर रहा है, उसको लेके भी चिंताएं अभी तक बरकरार हैं। तो 4 से 5 मेन फैक्टर्स हैं जिसमें ग्लोबल जो संकेत है वो तो खराब है ही है, उसके अलावा इंडियन मार्केट्स के भी घरेलू जो फंडामेंटल्स है तो फिर जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, जिसको बाजार अब फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। जी संदीप ने जैसे मेंशन किया, इनफैक्ट चाइना का पीएमआई फ्लैश सर्वे, डोविश फेड मिनट्स और इनफैक्ट वहां से लेके यूएस में काफी एक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है कि यहां से लेके सितंबर में वो रेट हाइक्स दिखा सकते हैं कि नहीं। इनफैक्ट कंसर्न्स ओवर ग्रीस भी एक फैक्टर है, यहां से लेके इंडियन मार्केट इज सीइंग द लोअर लेवल्स। सेल ऑफ इन ग्लोबल इक्विटीज इज आल्सो द फोर्थ कंसर्न इंडियन मार्केट्स के ऊपर बने हुए मॉनसून का, और यहां से लेके गोइंग फॉरवर्ड हाउ द इकोनॉमी विल प्लान आउट एक बड़ा लार्जर कंसर्न है। चलते गेस्ट के पास में रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश गुप्ता इज देयर फ्रॉम एसबीआई कैप्स। राजेश, अ क्विक रिएक्शन ऑन द मार्केट्स। देखिए मनोज, जिस तरह से हमने सेल ऑफ देखा है इक्विटी मार्केट में अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया उससे डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन ऑफ द फंड टुवर्ड्स इंडिया हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट, फॉर एग्जांपल ब्राजील है या साउथ अफ्रीका है। तो आई थिंक मोर द ग्रोथ इन द इंडियन मार्केट, जिस तरह से हमने इम्पैक्ट देखा है, इट इज मोर ड्रिवन बाय द लिक्विडिटी रादर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल में भी ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हमने Q1 की अगर अर्निंग्स में देखूं तो आउट ऑफ BSE 100 कंपनी 38 कंपनीज ने ही अपने एस्टिमेट्स को मीट किया है, बाकी लगभग आधी कंपनियों ने अपने एस्टिमेट को मिस किया है।
तो ये इससे लग रहा है कि जिस तरह से उनका एक्सपेक्टेशन था कि शायद उनके ऑर्डर बुक में या सेल्स में ग्रोथ होगा, वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है। या ऐसी कंपनीज जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं कमोडिटी के रूप में, उनके प्राइसेस सबडी थे, तो उनके अर्निंग में, उनके मार्जिन में हमने परफॉर्मेंस देखा है, बट टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिला नहीं है। तो एक सिलेक्टिव हमने ग्रोथ देखे हैं अर्निंग्स के अंदर, बट ओवरऑल फंडामेंटल मुझे लगता है थोड़ा अभी और समय लगेगा इसको इंप्रूव होने में। जी, जो जिन भी फैक्टर्स का जिक्र किया संदीप ने, इन सभी फैक्टर्स की वजह से इक्विटी मार्केट्स पर दबाव बना हुआ, और कहीं ना कहीं यही सब कारण सोने में जो चमक आई है उसके पीछे की भी वजह है। लेकिन एग्जैक्टली मृत्युंजय से जान लेते हैं कि और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। मृत्युंजय, ये तो बिल्कुल क्लियर है, और इनफैक्ट पास्ट में हमने देखा भी है, जब भी इक्विटीज में अनसर्टेनिटी होती है उसका एक बेनिफिट गोल्ड प्राइसेस को जरूर मिलता है। लेकिन अब से कुछ सेशंस पहले तक हम गोल्ड के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, मीडियम टर्म फंडामेंटल्स कमजोर हैं, इस पर बातचीत करें तो एकाएक स्थिति थोड़ी सी बदली है। क्या वजह है जिसकी वजह से सोने में और चांदी में खरीदारी दिखी है, और कितनी टिकाऊ ये नजर आ रही है? एक्सपर्ट्स तमाम क्या मानते हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए जो बाजार की तेजी है पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो पिछले 2 दिन में घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1100 रुपए तक बढ़ चुका है। हालांकि अब बाजार हायर लेवल से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन जो 2 दिन की तेजी है इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजह है जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत किया है। सबसे बड़ी वजह है फेड रेट हाइक। जो फेड के मिनट्स जारी हुए अमेरिका में, वहां पर सितंबर के महीने में ब्याज दरें बढ़ने के कोई संकेत नहीं दिए गए, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन मार्केट पर देखने को मिला। इसके अलावा अगर देखें तो घरेलू मार्केट में रुपए की कमजोरी सबसे बड़ी वजह है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 साल के निचले स्तर पर है। आमतौर पर जब रुपया कमजोर होता है तो सोने की चमक इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देश में कुल खपत का करीब 95% गोल्ड इंपोर्ट होता है, तो रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा होता है, जिसका इंपैक्ट ऑलरेडी गोल्ड कीमतों पर दिख चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से अनिश्चितता के हालात बन गए हैं। ग्रीस में जिस तरह से एक बार राजनीतिक हालात बदले हैं उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट बुलियन मार्केट पर दिखा है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो गिरावट आई उससे भी कहीं ना कहीं निवेशकों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे गोल्ड की कीमतों में तेजी आई है। लेकिन जहां तक आपने जानकारों की बात की, हमने तमाम बड़े एक्सपर्ट से बात की है, उनका यह मानना है कि बाजार की ये तेजी लंबे समय तक टिकने की संभावना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है, और यही वजह है कि बाजार में कभी भी तेजी पर ब्रेक लग सकता है। जी, इनफैक्ट जानकारों की बात कही है मृत्युंजय ने, तो एक जानकार हमारे साथ मौजूद भी है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एवीपी रिसर्च एंजल कमोडिटी से। अनुज, आपकी सोच क्या है? एकाएक बीते 2 सेशंस में हमने 1000 रुपए के आसपास का मूव सोने की कीमतों में देखा है। कितना सस्टेनेबल ये मूव लगता है, और नियर टर्म में ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको गोल्ड का? देखिए, मृत्युंजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो अभी भी वीकनेस के हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फेड का डिसीजन आना है सितंबर में वो अभी भी वॉचफुल रहेगा, क्योंकि हमें लगता है कि सितंबर में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर इंटरेस्ट रेट के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि जो इस बार मिनट्स जारी हुए हैं उसमें इन्फ्लेशन को लेकर मेन मुद्दा बताया गया था, जिसकी वजह से हमने देखा था कि गोल्ड में एक स्पर्ट आता हुआ देखा गया था। साथ में अगर हम कुछ फैक्टर जो भी गए हैं, जैसे चाइना की करेंसी का डिवैल्यूएशन, साथ में इंडियन रुपीज जो डेप्रिशिएट हुआ है, वो यहाँ पर सबसे बड़े फैक्टर रहे, जो कि गोल्ड को ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली कॉमेक्स के ज्यादा एमसीएक्स में गोल्ड एक स्पर्ट आता हुआ देखा गया। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है सितंबर फेड मीटिंग से पहले, तो बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो करंटली अभी भाव $1153 कॉमेक्स में चल रहा है, हो सकता है कि वो ऊपर में $1170-1175 तक एक बार जा सकता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, जहां से हम एक अगेन सेलिंग आते हुए देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी गोल्ड में डाउन है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड 1 या 2 हफ्ते के जो ट्रेंड है वो कुछ पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हुआ है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव साइड में ही है। जी अनुज, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वहां से लेके एक पॉजिटिव दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर हम गोल्ड की अगर हम बात करें, फेस्टिव सीजन की अगर हम बात करें, दिवाली तक का आपको कैसे आउटलुक लगता है? कॉज यहां से लेके इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है इज गोइंग टू इंप्रूव एंड प्रॉब्ली Q3 से लेके Q4 तक एक क्लियर इंडिकेशन आ जाएगा इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर। आपको क्या लगता है कि गोल्ड का विल कंटिन्यू इन दिस टनली, और यहां से लेके कौन कौन से लेवल देखने मिल सकते हैं? देखिए, अगर हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो जो फेस्टिवल डिमांड है डेफिनेटली लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं पिकिंग हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी पिछले हफ्ते ही गोल्ड का भाव करीबन 25,000 के नीचे था, और अब गोल्ड का भाव 27,000 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो ज्वेलर्स कम्युनिटी है उन्होंने अपने स्टॉक को इंक्रीज किया है लोअर लेवल्स पे, साथ में जो रिटेल कस्टमर उन्होंने भी लोअर लेवल पे बाइंग इनिशिएट किया है। तो कहीं ना कहीं जो फेस्टिवल डिमांड है वो यहाँ पर निकल कर आई है। हालांकि दिवाली जो है वो नवंबर में, और उससे पहले फेड के डिसीजन आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि तब जाके कुछ पिक्चर क्लियर होगी। बट मुझे लगता है कि ये जो लोअर लेवल्स आए थे वहां पे दोबारा से अगर प्राइस आते हैं तो दोबारा से जो रिटेल कस्टमर है वो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करेंगे, और हो सकता है कि ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं ये अभी कुछ दिन और गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर
जिसका व्यू इसको दिवाली तक के लिए अगर बाय इनिशिएट करना है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए बाय इनिशिएट की जा सकती है। जी, धवल पी व्यास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अनुज मैं एक राय आपके रुपए पर भी लेना चाहती हूँ। युआन डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट हमने तमाम इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज पर देखा है और रुपए भी उससे छूता नहीं रहा है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि अब तक रुपए का बिहेवियर तमाम करेंसीज के मुकाबले काफी स्मार्ट रहा है। अभी जिस तरह की कमजोरी आई है 65.5 66 करीब रुपया ट्रेड कर रहा है। प्रोजेक्शंस तो तमाम एक्सपर्ट्स की ये कि ग्रेजुअली और स्लोली रुपया मौजूदा लेवल से डेप्रिशिएट करेगा, लेकिन आपकी सोच क्या कहती है? विद इन अगस्त या फिर अगस्त के बाद अगर नियर टर्म में देखें तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि आप मानते हैं कि अभी जल्द ही अचीव हो जाएंगे रुपए पर, और कहां पर रुपया जाकर सपोर्ट ले सकता है? क्योंकि अब अभी तक हम 67 68 की बात कर रहे थे, अब कुछ व्यूज ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 70 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम रुपीस को डॉलर इंडेक्स से इवेल्युएट करें, कंपैरिजन करें, तो हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है पिछले 2 हफ्तों में नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। हालांकि 100 का जो लेवल है वो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के तौर पर फेस किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर यूएस में कहीं ना कहीं भी चिंताएं बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट अगर हम यूएस अपनी इंडियन करेंसी को देखें तो मुझे लगता है कि वो और डेप्रिशिएट हो सकती है। हालांकि इक्विटी मार्केट में भी नेगेटिव साइड में मार्केट देखने को मिला है, और जो ग्रोथ स्टोरी की बात है इंडियन की, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर रुकते हुए दिखाई देगी। तो हो सकता है इसकी वजह से इंडियन रुपीस थोड़ा सा और डेप्रिशिएट हो। लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 66.50 66.60 एक लेवल रहेगा, जो कि एक वॉचफुल लेवल हो सकता है। उसके ऊपर अगर इंडियन रुपीस क्लोज होता है तो हम अगेन एक डेप्रिशिएशन देखेंगे, जो कि करीबन 68 तक जा सकता है। बट फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुझे लगता है कि 66.50 एक महत्वपूर्ण लेवल हो सकता है। जी आपने अपने काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया, बट मार्केट्स के बारे में हम बात करने के लिए हमारे साथ एक गौरव दुआ, हेड ऑफ रिसर्च शेयरखान है। गौरव, वेलकम टू द शो। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, और अगर हम मार्केट्स की अगर हम बात करें, देयर इज एन ओल्ड सेइंग व्हिच सेज दैट सेल एंड मे एंड गो अवे। बट ये जो सेइंग है वो हर टाइम पे ट्रू नहीं होती है। इनफैक्ट अगर हम मे की अगर हम बात करें, वी स्टार्टेड एट 8200 आउट लेवल्स, और हम वही लेवल पर वापस जाने की एक पॉसिबिलिटी, और वहां से लेके फर्दर ड्रिफ्ट डाउन। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल फैक्टर्स है जो कैपिटल फ्लाइट, और यहां से लेके इंडियन इकोनॉमी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दैट। बाजार की वीकनेस के 2 मेन कारण है। एक तो ग्लोबल क्यूज, जो ग्लोबली चाइना लिंक जो एक स्लो डाउन आ रहा है, उसका जो इफेक्ट है। सेकेंडली, आपके मॉनसून सेशन में भी कुछ काम नहीं हो पाया, तो पॉलिसी फ्रंट पे वीक है, अर्निंग्स फ्रंट पे वीक है, ग्लोबल क्यूज भी अच्छे नहीं है। पर ये होने के बाद भी हमारा ऐसा मानना है कि बाजार की जो एक रेंज है 8100 से 8500 के आसपास, बाजार उसी रेंज में रहेगा। जी जी जी, यानी आप मानते हैं क्योंकि 8250 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, जो लोअर लेवल आपने बताया वो 8100 का है मिस्टर दुआ, तो यानी मौजूदा लेवल से भी डाउनसाइड अभी भी है मार्केट्स में, और ऐसे में अगर ऑन डिप्स किसी को मार्केट्स को अप्रोच करना हो तो अभी बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। ग्लोबल क्यूज के हिसाब से की चांस है कि बाजार यहाँ से 101 पॉइंट और कम हो जाए, बट एकदम बॉटम पकड़ा नहीं जा सकता है कभी भी बाजार का। और 50 पॉइंट के फॉल के बाद यहाँ से वन कैन स्टार्ट बाइंग। जी गौरव, जैसे आपने कहा कि यहां से लेके 100 पॉइंट्स का फॉल फर्दर देखने मिल सकता है, बट पॉजिटिव साइड में अगर हम बात करें, जो कि 70% जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड, इट्स गोइंग डाउन, वो फॉल हो रहा है, और एंड इंडिया इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट मूव। अगर हम ब्राइट स्पॉट की अगर हम बात करें, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी ऑन द कॉर्नर है, कभी भी हो सकता है यहां से लेके, इफ द सिचुएशंस इंप्रूव। एंड थर्डली, रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेशन यहां से लेके ऑन द पॉजिटिव साइड दिख रहे हैं। क्या ये सब फैक्टर्स पॉजिटिव स्टोरी नहीं बनाते इंडिया के लिए? बिल्कुल, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट्स और किए या फिर पॉलिसी साइड पे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा तो बाजार का रुख चेंज हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आप ये देखें कि एक जो जैसे इशू खड़ा हो गया है OROP का, वन रैंक पेंशन, अगर वो हो गया इम्प्लीमेंट, तो दैट कैन
that can be a this thing drag on the finances of the government. जी मिस्टर दुआ, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। मिड कैप्स ने काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई बीते 3 मंथ्स में, देखें या फिर बीते 6 मंथ्स में, लेकिन अब जिस तरह का क्रैक 2 सेशंस में आया उसके बाद अप्रोच क्या रखनी चाहिए? अगर अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे हैं तो प्रॉफिट्स बुक कर लेनी चाहिए, या फिर ऑन डिप्स कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ऐसे आपको लग रहे हैं जहां पर खरीदारी की जा सकती है मिड कैप स्पेस में? प्रूडेंस तो इसमें है जहाँ पे बहुत ही हाई वैल्यूएशंस हो गए हैं, मल्टीपल्स बहुत हाई है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। एंड यू कैन बी इन कैश 15-20%। जी जी जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर दुआ आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को, और मृत्युंजय आपका भी शुक्रिया, संदीप आपका भी शुक्रिया बताने के लिए कि एग्जैक्टली कमोडिटीज और इक्विटीज के फेवर में या फिर क्या डिसएडवांटेजेस इक्विटीज के लिए बनी हुई है और कमोडिटीज में तेजी के पीछे की वजह क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन वापस लौटेंगे तो हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि कौन से वो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनको इस गिरते बाजार में आप चेज कर सकते हैं, फिर कौन सी पॉकेट्स हैं जिनसे आपको दूर रहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे इस खास पेशकश में बाजार पर सोना मस्त। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश बाजार पस्त सोना मस्त। मेरे से होगी मनोज तो हैं ही, साथ ही 3 जानकार भी हैं, धवल पी व्यास हैं, राजेश गुप्ता हैं और कमोडिटीज पर बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं। अनुज, मैं आप से एक क्वेश्चन और लेना चाहती हूं। अब क्योंकि बीते 2 सेशंस में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छा खासा स्पर्ट दिखा चुके हैं, तो एक कंज्यूमर और इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि हाल ही में जो सोने में कमजोरी आई थी उसके बाद कंज्यूमर्स काफी खुश थे, अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे। उन्हें रुकना चाहिए अगर वो सोने की खरीदारी के बारे में प्लान कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स की क्या रणनीति आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, पहले इन्वेस्टर को लेना चाहूंगा। इन्वेस्टर मुझे लगता है कि अगर जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 26,800-850 के आसपास। मींस कॉमेक्स की अगर बात करें तो $1145 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट अगर हम देखें तो $1175 तक, और अगर हम एमसीएक्स लेवल की बात करें तो करीबन 27,300 27,400 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जो कंज्यूमर साइड है वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन इवेंट है यूएस का इंटरेस्ट रेट का वो अभी भी बाकी है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद एक हम करेक्शन देखेंगे गोल्ड के अंदर, तो जो कि अच्छा लेवल मिलेगा बाय इनिशिएट करने के लिए। तो जो कंज्यूमर है जिनको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल में बाय करना है, वो भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले महीने में जब यूएस की फेड की मीटिंग होगी तो वहां पर उनको एक अच्छा एक डिप गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। जी अनुज, जैसे आपने कहा कि एक लेवल, सर्टेन लेवल्स आपने पॉइंट आउट किया, बट अगर हम रुपये का मूवमेंट अगर देखें विजावी इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस का, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लेवल इन मिड टर्म हमको देखने मिलेंगे गोल्ड पर? देखिए, रुपीज से अगर हम देखें एमसीएक्स के अगर लेवल्स की बात करें तो एमसीएक्स में अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करते हैं जो कि करीबन अब 26,500 26,300 के आसपास है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस लेवल बने हुए थे, वो सपोर्ट लेवल बन गए हैं। और अगर हम हायर साइड की बात करें तो करीबन 28,000 के आसपास मुझे लगता है कि लेवल्स रहेंगे जो कि रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो करीबन नीचे में 26,300 से लेकर 28,000 की रेंज में मार्केट मूव कर सकता है। हालांकि इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट होगा तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो गोल्ड की गिरावट है वो कॉमेक्स के मुकाबले कम गिरे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब लोअर लेवल पे जो आएगा तो वहां पे बाइंग का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। जी धवल, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपकी अप्रोच ऑन निफ्टी क्या रहेगी? आज के सेशन में हमने 8225 यानी 8225 तक के लोस टच किए थे, अभी थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवर हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की वीकनेस बनी हुई है। अभी इमीडिएट स्ट्रेटेजी क्या प्लान करनी चाहिए ऑन निफ्टी? कल नेपाली हमने जब बात की थी तो 8470 पे चल रहा था निफ्टी, और हमारा एक आइडिया था कि बेसिकली नीचे में जो है निफ्टी 8370 तक जा सकता है, उसके बाद स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते हैं आज जैसे। यानी हमारा ओवरऑल आइडिया अभी भी ये है कि 8180 का जो टारगेट है उसके तरफ आगे बढ़ रहा है निफ्टी। बट अगर इंट्राडे में कुछ आइडिया रखना है तो आज सुबह भी हमने दूसरे चैनल पे प्री मार्केट बोला था कि कहीं ना कहीं जो डीप आती है 130 पॉइंट की, उसके बाद जो है आप निफ्टी में जो है लॉन्ग पोजीशन इंट्राडे में कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी करीबन 150 पॉइंट की एक टारगेट के साथ जो है लॉन्ग बना सकते हो इंट्राडे प्ले करने के लिए। हमारा मानना यह है कि निफ्टी में जो है अराउंड 8300 तक आज जो है हम देख सकते हैं 8295 स्पॉट लेवल्स, बट उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सेलर्स जो है हावी हो जाएंगे, तो वहां पे फिर से आप जो है अपना प्रॉफिट लॉक करके ऑन द शॉर्ट साइड जो है ये जो पूरा डाउन मूव है वो राइड कर सकते हैं।
जी धवल, जैसे आपने कहा कि यहाँ से लेके 100 और पॉइंट्स का एक यहाँ से लेके आप टेक्निकल चार्ट्स पे फॉल देख रहे हैं, बट राजेश क्विकली योर कमेंट ऑन मार्केट्स। जैसे धवल ने भी पॉइंट आउट किया और जैसे गौरव दुआ भी बता रहे थे कि यहाँ से लेके 100 और पॉइंट्स का फॉल हो सकता है, बट ऐसे सेगमेंट में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है या व्हाट स्ट्रेटेजी डू यू रेकमेंड? देखिए मनोज, इस मार्केट में अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है, फंडामेंटल में ज्यादा कुछ चेंजेस दिखे नहीं है हमको। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप अप्रोच करके आप सिलेक्टेड स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और उन्हें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में होल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जिनके नंबर्स में हमने कंसिस्टेंसी देखी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में हम एंटर कर सकते हैं। कुछ सिलेक्ट ऑटो कंपनीज हैं जिनमें हम एंटर कर सकते हैं, जैसे मारुति है। तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग अ ब्रॉड बेस्ड स्टॉक, आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक में बाइंग अभी पॉसिबल है। और ऐसी कंपनी जो कमोडिटी जैसे मैंने कहा कि एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वहां पे उनके मार्जिन में हमने एक्सपांशन देखा है। तो यस देयर इज अ सेल ऑफ, बट आई थिंक द सिल्वर लाइनिंग इज दैट कि ऐसे स्टॉक्स हैं बाजार में जहां पे आप सिलेक्टिव बाइंग करके आप चल सकते हैं। जी, तो सेलेक्टिव होना जरूरी है मार्केट में, और जहां पर स्टोरी ठीक ठाक है, फंडामेंटल्स ठीक है, मोमेंटम है, उन्हीं स्टॉक्स को अप्रोच किया जा सकता है। कौन से शेयर्स हो सकते हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। आपकी जो तमाम क्वेरीज है उनको भी शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल बाजार पस्त सोना मस्त में इतना ही। अनुज, शुक्रिया आपका भी शामिल होने के लिए शो में, कमोडिटीज पर, सोने चांदी और 67 रुपए पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा। जब वापस लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे मिड कैप बाजार की और आपकी तमाम क्वेरीज को शो में हम शामिल करेंगे। राजेश गुप्ता और धवल पी व्यास हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए जी बिजनेस।